Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear first year. I hope that all the students will be fine and healthy and taking their online classes regularly. और कुछ बच्चों का तो फीडबैक माशाल्लाह बहुत रेगुलर है और वो मुझे मुसलसल अपनी असाइनमेंट्स डेली की भी और जो स्पेशली असाइंड होती हैं वो भी भेज रहे हैं। तो लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक शो अप नहीं किया, बिल्कुल भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो ये आपकी जो सारी अटेंडेंस है ये इसमें काउंट हो रही है और आपके जो आगे एडमिशन्स वगैरह जाने हैं इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये भी इस पीरियड की भी अटेंडेंस उसमें शामिल है। और अटेंडेंस इस तरह से जो है वो नहीं लगती कि अगर आप मुझे ये मैसेज कर दें कि फ़लाँ रोल नंबर प्रेजेंट, फ़लाँ रोल नंबर प्रेजेंट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपकी अटेंडेंस देखते हैं कि आपने हमारे लेक्चर को देखा, सुना, ठीक है। फिर उसके मुताबिक अब लेक्चर में अगर कोई बात हुई है कि ये काम करके भेजें, अगर उस बच्ची ने काम भेजा है तो इट मीन्स कि उसने लेक्चर को जो है वो सुना। और जो बच्ची मुझे लेक्चर सुनने के बाद उसको याद करके फिर लिख के भेजती है तो इसका मतलब ये है कि शी इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। दैट स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें और सुस्त नहीं पड़ें, ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी पढ़ाई का ही एक फ़ेज़ है और इसमें भी अपनी स्टडीज़ को जारी रखें। तो कोशिश किया करें कि आप बावज़ू रहें। वज़ू मोमिन का हथियार है और जिस वक़्त इंसान हालत वज़ू में होता है तो अल्लाह ताला की मदद और फ़रिश्तों की सूरत में उसके साथ होती है। अल्लाह ताला उसके काम के मददगार होते हैं, उसके हामी और नासिर होते हैं, ठीक है। इस वजह से आप बावज़ू रहने की कोशिश किया करें। वज़ू किया और जब भी वज़ू ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से वज़ू बना लें। नमाज का वक्त हो तो फिर तो ज़रूरी फ़्रेश वज़ू बनाएं। हर नमाज के ऊपर फ़्रेश वज़ू करना मुस्तहब है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी फजीलत है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द पावर। पहले हम लोगों ने वर्क की बात की। वर्क आपने देखा कि दैट इज़ W एंड दैट इज़ इक्वल टू F.D। हमारे पास जो है ये वर्क होता है। तो ये वर्क क्या होता है कि जब एक फ़ोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे और उसके फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो द वर्क इज़ सेड टू बी डन। लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है वो टाइम का एलिमेंट शामिल नहीं है कि कितनी देर के लिए जो है किसी एजेंसी ने फोर्स लगाई और कौन सी एजेंसी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती है या जो है वो स्लो है परफॉर्मेंस में। तो अगर हम लोगों ने दो मशीन्स की या दो जो है वो वर्क डूइंग एजेंसीज़ की परफॉर्मेंस को असेस करना हो तो फिर उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किसका काम करने का रेट ज़्यादा है और किसका काम करने का रेट कम है। रेट से मुराद ये है कि यूनिट टाइम में कौन ज़्यादा काम करता है और कौन कम काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे में अगर एक मशीन जो है वो आपको 10 जॉल्स करके देती है और इसके बरक्स से एक मशीन आपको उसी 1 घंटे में 20 जॉल करके देती है तो ये जो कंपैरिजन है ये रेट ऑफ द डूइंग वर्क कहलाता है और इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर जो है इट इज़ द मैयर ऑफ द रेट एट विच द वर्क इज़ डन, ठीक है। ये आपकी किताब में डेफिनेशन जो है इसकी मौजूद है, हाईलाइटेड है और इसको देख लें। ये डेफिनेशन लिखने के बाद पहले आप इसकी जो है इन वर्ड्स डेफिनेशन लिखेंगे कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ द डूइंग वर्क। फिर इसका जो हमारे पास सिंबल है वो P होता है और एवरेज पावर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि P एवरेज इज़ इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T के यूनिट टाइम में किसी एजेंसी ने जो है वो कितना काम किया है। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, P इंस्टेंटेनियस, I स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा T इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा W ओवर डेल्टा T। जब हम लिमिट इसकी ले लेंगे तो वो फिर हमारे पास उसकी इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो कहलाएगी, ठीक है। कि अगर हम टाइम इंटरवल को जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दें तो फिर हम उसकी किसी एक इंस्टेंट के ऊपर पावर को जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद यूनिट्स ऑफ पावर जो हैं वो क्या हैं, ये सारा आपने बाकायदा उसी तरतीब से लिखना है बेटा। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसका जो है वो सिंबल लिखेंगे जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास इसकी इक्वेशन या इसका जो है वो रिलेशन वो आ गया, ठीक है। रिलेशन के बाद अब हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की। तो यूनिट्स जो हैं पावर के वो हैं वाट्स। यूनिट्स ऑफ पावर और वाट्स और इसका सिंबल जो है हमारे पास होता है W। ये भी साइंटिस्ट का नाम था वाट और उसके नाम के आफ्टर ही जो है इनको W का सिंबल जो है वो दिया जाता है। और 1 वाट
किसके बराबर होगा? 1 watt is the power of an agency which can do the work at the rate of 1 joule per second. अगर कोई एजेंसी 1 जूल 1 सेकेंड में काम कर सकती है तो उसकी पावर डिलीवर्ड कितनी है? 1 वाट है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द पावर एंड वेलोसिटी। यहाँ पर तो आपने पावर को पढ़ा एज W/T। उसके बाद आगे हम एक इसका और फॉर्म पढ़ेंगे, पावर एंड वेलोसिटी। पावर और वेलोसिटी में जो है वो हमारे पास क्या रिलेशन है? सपोज करें कि एक फोर्स F एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो मूव कर रहा है एट अ सर्टन वेलोसिटी v, कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक मोटर बोट की मिसाल आपके बुक वाले ने ली है, तो मोटर बोट में आपको बैठने का कभी इत्तेफाक हुआ हो तो उसकी जो मोटर चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना वो जब प्रोपेल करती है तो एज अ रिएक्शन वाटर मोटर के ऊपर फोर्स लगाता है और उसको वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुश करता है। तो उसकी जो पावर डिलीवर्ड है उसकी मोटर की, दैट विल बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है। अब आपको पता है कि जो वर्क डन है उसको हम लिख सकते हैं, ये वाला ये वर्क है इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एफ डॉट डेल्टा डी, कि अगर उसने डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एफ तो फिर ये इतना वर्क हुआ। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, सो यू विल गेट पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो है ये आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिहाजा वी विल पुट v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। इसकी जगह हम v सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला रिलेशन क्या बन जाएगा? p इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है। ये हमारे पास पावर के लिए एक और रिलेशन है जो कि बता रहा है कि हम पावर को एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है। पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज द dot product of force and velocity. Power can also be written as the rate of doing work. ठीक है। ये दोनों रिलेशन जो हैं ये पावर के ही हैं। अच्छा, पावर के यूनिट मैंने आपको बताया कि वॉट्स हैं और वॉट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? 1 जूल पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क हो तो ऐसी एजेंसी की जो पावर है वो हमारे पास कितनी होती है? वो 1 वॉट होती है। इसके अलावा हम लोग इसके बिगर यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम कहते हैं किलो वॉट्स। बिगर यूनिट ऑफ पावर वो है किलोवाट। ठीक है। के स्टैंड्स फॉर किलो। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1 किलो जूल पर सेकेंड। या हम इसको यूँ लिखें कि ये जो आपके पास 1 किलोवाट है, किलो का मतलब होता है 1000, सो दिस इज इक्वल टू 1000 वाट्स या 10 टू द पावर 3 वाट्स। ठीक है। और जो बिगर यूनिट्स हैं हमारे पास मेगा वाट्स हैं। 1 मेगा वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स या 10 टू द पावर 6 को हम मेगा कहते हैं। 10 टू द पावर 6 वाट्स जो हैं दे आर कॉल्ड द मेगा वाट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कि पावर के यूनिट हम लोगों ने लिखे। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो वर्क के यूनिट हैं या आपको पता है वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होते हैं, हम वर्क के या एनर्जी के यूनिट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ पावर लिख सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास जो इक्वेशन है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यूजिंग 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इट मीन्स दैट 1 जूल किसके बराबर है? 1 वाट सेकेंड के बराबर है। ठीक है। तो हम वर्क के यूनिट को वाट सेकेंड भी कह सकते हैं क्योंकि जाउल और वाट सेकेंड जो हैं ये क्या है? ये सेम है। देयरफॉर वर्क के यूनिट जो हैं दे कैन ऑल्सो बी टेकन एज वाट सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क इस्तेमाल होते हैं तो ये किस चीज़ के यूनिट हो गए? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क हमारे पास एक हो गए वाट सेकेंड। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं किलो वाट
आवर, ठीक है, KWH, किलो वाट्स आवर। किलो वाट आवर जो है ये किसके बराबर होगा? देखें आपके पास जो है 1 किलो वाट होता है 1000 वाट, ठीक है, और जो 1 किलो वाट आवर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1000 वाट्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड। आवर की जगह मैंने लिख दिया 3600 सेकेंड और किलो वाट की जगह क्या लिख दिया 1000 वाट्स। सो दिस इज़ इक्वल टू 36 और ये देखिए 1 2 3 4 और 5 ज़ीरोज़, वाट एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम 5 और ये 6 डिजिट्स के बाद अगर डेसिमल यहाँ पर लगाएं तो वी विल गेट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और वाट सेकेंड यहाँ पर रह गया। वाट सेकेंड पीछे हमने देखा किसके बराबर है? जाउल के बराबर है, ठीक। तो लिहाजा 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल्स के बराबर होते हैं। ये हमारे पास एक और यूनिट हैं वर्क के, और 1 किलो वाट आवर, और ये जाउल कितने के बराबर होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल्स के बराबर होते हैं। जो किलो वाट आवर यूनिट है एनर्जी के या वर्क के, ये ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कैलकुलेशन अगर आप देखें तो उसमें ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसमें वर्क को जो है वो जाउल की सूरत में कैलकुलेट नहीं किया जाता बल्कि किलो वाट आवर की शक्ल में कैलकुलेट किया जा रहा होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एनर्जी। एनर्जी को हम क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज द एनर्जी। ये आप बुक में से इसकी डेफिनेशन देखें और इसको हाईलाइट कर लें। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी, या जो मैंने लफ्ज़ बोला इट्स एबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। एंड देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी की आपको पता है कि बहुत सारी शक्लें होती हैं। यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की 2 मेन टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, and the other is known as potential energy, ठीक है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कोई ऑब्जेक्ट पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट। जब वो मूव कर रहा होता है तो फिर सिर्फ उस वक्त उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एक ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो है KE, और जो इसका फार्मूला है वो है 12mv², यानी ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है और उसकी वेलोसिटी के स्केयर के साथ जो है डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिर 0 होगी, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं कर रहा, इट विल नॉट पोजेस एनी काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम PE के साथ भी लिख सकते हैं, और ये हम कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंड स्टेट। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्स्ट्रेंट स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल होता है हमारे पास PE, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन का क्या मतलब है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि अर्थ के अराउंड जितने भी सारी एरिया है वो कहलाता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है।
नाउ इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम हर पोजीशन को एक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर, जितनी उस टेबल की हाइट h है, तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है mgh. ठीक है, h क्या होती है? ऑब्जेक्ट की हाइट होती है जो कि किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है, ऐसे रेफरेंस पॉइंट से जहाँ पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अदरवाइज ज़ीरो ले रहे हैं, यानी उस सरफेस की हाइट को हमने ज़ीरो कहा और वहाँ से हमने हाइट मेजर की. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये जो सरफेस है ना, ये ग्राउंड है और ये जो हाइट है दिस इज़ h. ये ग्राउंड से h हाइट के ऊपर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास है m. तो इस मास के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है दैट इज़ इक्वल टू mgh. mgh इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ ग्राउंड की हाइट को इस वक्त हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं और इस सरफेस की हाइट को हम लोगों ने ले लिया h और इस मास को हमने m कहा. तो पोजीशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन जब हम एनर्जी लिखते हैं तो फिर हम उसको लिखते हैं mgh और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, ड्यू टू पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दिस इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम GPE भी लिखते हैं, mgh. दूसरा मैंने आपको ये कहा था ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्टेट. आप कंसिडर करें कि आपके पास अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपके पास जो है ना कोई सरफेस है, यहाँ आपने एक स्प्रिंग लगाया हुआ, ठीक, और इस स्प्रिंग को, ये उसके साथ मास अटैच्ड. अगर आप इस स्प्रिंग को जो है वो ऐसे प्रेस कर देते हैं या आप इसको खींच लेते हैं, दोनों सूरतों में आप इसकी जो पोजीशन, इसकी जो स्टेट को चेंज करते हैं, इसमें कांस्टेंट लेकर आते हैं, या इसको आपने खींचा या आपने इसको प्रेस किया, तो फिर उस सूरत में इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज़ नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये ई क्या है? इलास्टिक के लिए ये लफ्ज़ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज़ ड्यू टू द कॉन्स्टेंट स्टेट. फॉर एग्जांपल कि किसी भी चीज़ के अंदर जो खींची जा सकती है या जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, उसको अगर आप खींच दें या आप उसको प्रेस कर दें तो फिर उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ नोन एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसका फार्मूला जो है वो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वगैरह होता है और इसके अलावा और भी थोड़ी डेरिवेशंस वगैरह इसमें हैं. अच्छा, और एनर्जी कोई भी हो उसके यूनिट्स होते हैं ना, हमेशा वो वही होते हैं जो कि हमारे पास वर्क के यूनिट है. यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो क्या हैं? वो जाउल्स ही हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर है और उसको हम लोगों ने अगर नंबर्स में एक्सप्रेस करना है तो हम उसके लिए जाउल्स के यूनिट्स इस्तेमाल किया करते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, ये प्रिंसिपल का मतलब कानून होता है और इसके जो स्पेलिंग होते हैं वो PLE के साथ होते हैं. ठीक है, अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है आपके पास वो ये है बेसिकली कि व्हेन एवर यू डू वर्क अपॉन सम ऑब्जेक्ट तो दैट इज़ स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, और उस वर्क को इक्वेशन के एक तरफ उस एनर्जी को जो उसके अंदर स्टोर होती है उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ जब हम एक्सप्रेस करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं, तो दैट रिलेशन इज़ नोन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, इसके लिए आप जो है वो कंसिडर करें एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इक्वल टू m. ठीक है, ये उसका मास है और it is moving with certain initial velocity equal to v subscript I.
ठीक है। फिर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है D, ठीक है। ये इसके साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ वो बीच में आपने सेंटेंसेस लगाने हैं, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving at an initial speed या velocity vi, then a force acts on it that is equal to F and the body covers a displacement equal to D, ठीक है। और as the result of the force ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, और चेंज होकर वो हमारे पास Vf हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड एंड इट गेन्स अ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू V सबस्क्रिप्ट F, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, 2AD, 2AS होता है तो यहाँ पर हमने D लिख दिया, दैट इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अच्छा जी, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AD। अच्छा, साथ में आप इसके लगा लें न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम पेज को उल्टा लेते हैं क्योंकि यहाँ नीचे लिखना इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। According to Newton's second law, F is equal to ma। अब एक ये इक्वेशन F is equal to ma, और एक जो आपके पास इससे पिछली इक्वेशन जो हमने यहाँ लास्ट में लिखी है कि 2AD is equal to VF स्केयर एंड माइनस VI स्केयर, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। When you will multiply, left hand sides will be multiplied with left hand sides and right hand sides will be multiplied with right hand sides, ठीक है। तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा 2AD और साथ में है F, और इस तरफ क्या आ जाएगा MA, और दूसरी इक्वेशन से आपको मिला VF स्केयर माइनस VI स्केयर, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद A कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स और 2 को उधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। एक तो A को कैंसिल किया, चलें हम स्टेप वाइज कर लेते हैं। 2FD इज इक्वल टू M इंटू VF स्केयर माइनस VI स्केयर, विच मीन्स दैट F इंटू D इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट करें, हाफ M VF स्केयर माइनस VI स्केयर, ठीक। अब आप देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है वर्क डन, और राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, हाफ MVF स्केयर माइनस हाफ MVI स्केयर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, हाफ MVF स्केयर माइनस हाफ MVI स्केयर। सो द वर्क डन is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy of the body, ठीक। यहाँ हम इसको लिखेंगे कि दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। ये क्या है, KEF फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये क्या है, KEI। ये देखें, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नोन एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर आया, ये वर्क डन के बराबर आया। दिस थिंग इज नोन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दैट वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट की जो है वो वेलोसिटी में फोर्स ने चेंज क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो उसकी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए तो फिर जो उसके ऊपर वर्क डन होता है वो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। दिस थिंग विल बी योर असाइनमेंट, और मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो बना के दे देती हूँ, और लेकिन आप इसको खुद करके और मुझे जो है ना आप सेंड करेंगे,
ये आपके पास एक सरफेस है जो कि किसी हाइट h1 के ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास लेवल है ना, ये क्या है, ये ग्राउंड है। और आपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है एक और सरफेस के ऊपर, और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो h2 है, ठीक है। ये वाली जो हाइट है दिस इज़ h2। और हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक हमारे पास मैस है जो इनिशियल उसकी पोजीशन ये है m, दिस इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन। फिर आप फोर्स लगाकर इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने इस शिफ्टिंग के बाद आपने प्रूव करना है कि जो इसके ऊपर काम हुआ है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टू प्रूव दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस सूरत में आपने उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज नहीं क्रिएट किया, ना वो पहले मूव कर रहा है ना वो उधर वहाँ रखने के बाद मूव करेगा। आप सिर्फ उसको उठा के वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी पोजीशन में चेंज ला रहे हैं। और आपने ये मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे। और इसमें थोड़ा सा मज़ीद आपको मैं ये गाइड कर देती हूँ कि आप इसकी जो है वो देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है। इसके ऊपर जो वाहिद फोर्स एक्ट कर रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या इसका जो वेट है, ठीक है, mg। ये है इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स जो कि इसका वेट है, ठीक है। इस फोर्स की मदद से आप वर्क कैलकुलेट करें। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, h2 माइनस h1, ठीक है। यहाँ से वर्क डन निकालें और बिल्कुल 2 लाइनों का जो है ये काम है। और बट दिस विल प्रूव कि आप कितने स्मार्ट हैं, आपको कितना जो है वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह आप कर लेंगे इसको, ठीक है। दिस इज़ योर असाइनमेंट। चलें जी, ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।